साथियों, अपना YouTube चैनल झारखंड उत्कर्ष में साथियों आज हम लोग शुरुआत करेंगे एक नया टॉपिक, एक नया शासन व्यवस्था, एक नया शासन पद्धति। उस शासन व्यवस्था का नाम है करमाली जनजाति शासन व्यवस्था। तो करमाली, ये जो है करमाली जनजाति शासन व्यवस्था को हम आज पढ़ेंगे और इससे जानेंगे कि कौन कौन सा सवाल इस टॉपिक से बन सकता है। करमाली जनजाति शासन व्यवस्था, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, शासन व्यवस्था के बारे में। ये धीरे धीरे हम लोग शासन व्यवस्था के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। तो करमाली जनजाति शासन व्यवस्था में हम लोग देखेंगे कि यह जनजाति झारखंड में किन किन क्षेत्रों में निवास करती है। तो करमाली जो है, ये करमाली एक झारखंड की ही जनजाति है। यह जनजाति 32 जनजाति में से भी 32 जनजाति में शामिल जनजाति है। इस जनजाति का देखा जाए कि किस किस रेंज में पाया जाता है, झारखंड के किस किस जिले में पाया जाता है। तो अगर हम क्षेत्र की बात करें, तो क्षेत्र में आप देखेंगे, आप गिरिडीह जिला में पाया जाएगा करमाली, कोडरमा, ठीक है, गिरिडीह, कोडरमा। आपको देखेंगे हजारीबाग भी पाया जाएगा, हजारीबाग, रांची, चतरा और एक आपका संथाल परगना। तो इन क्षेत्रों में भी करमाली जनजाति निवास करती है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या करमाली जनजाति की अपनी कोई शासन व्यवस्था थी, क्या कोई राजनीतिक संगठन था? तो जवाब आएगा नहीं, इन लोगों का कोई भी राजनीतिक संगठन नहीं है। तो अगर हम देखें इन लोगों का कोई भी राजनीतिक संगठन देखा जाए तो नहीं है, कोई भी राजनीतिक संगठन नहीं है। तो बात आती है, आपके मस्तिष्क में एक सवाल उठता होगा कि क्या यदि कोई राजनीतिक संगठन नहीं है तो क्या उस गांव का, उस जनजाति का जो विवाद होता होगा, उस विवाद का निपटारा आखिर कौन करता होगा? तो विवादों का जो निपटारा था कोई राजनीतिक संगठन नहीं। समझ पा रहे हैं? नहीं लिख दिए, क्रॉस कर दिए नहीं। अब हम बात करते हैं कि ये विवादों का निपटारा जो करते थे, तो विवादों का निपटारा जो होता था इस जनजाति में, तो ये देखेंगे आपका करता था निपटारा, कौन करते थे? तो करते थे पाहन। कौन करते थे? पाहन, मुंडा और गांव के अन्य अधिकारी लोग। गांव के अन्य अधिकारी का मतलब गांव के जो वरिष्ठ व्यक्ति होंगे, जो बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, वही व्यक्ति क्या करते थे? विवादों का निपटारा करते थे। आप जानते हैं कि पाहन जो है ये धार्मिक प्रधान होते थे। पाहन क्या होते थे? धार्मिक प्रधान होते थे। यही हम लिख दे रहे हैं पाहन के बारे में। पाहन जो होता था, आप देखेंगे कि धार्मिक प्रधान होता था। क्या? धार्मिक प्रधान। क्या होता था साथियों? धार्मिक प्रधान। मतलब धार्मिक प्रधान का मतलब यह हुआ कि करमाली जनजाति में जो धार्मिक से संबंधित कोई आयोजन होता था, कोई धार्मिक से संबंधित कोई कार्यक्रम होता था, उसकी जो संचालन किया जाता था वह पाहन के माध्यम से किया जाता था। पाहन के देखरेख में, निगरानी में किया जाता था, पाहन के देखरेख में किया जाता था। और हम देखते हैं जो धार्मिक प्रधान, धार्मिक कहने का मतलब जो पूजा पाठ होता होगा इस समाज में, उन पूजा पाठ रीति रिवाज का जो सारा का सारा जो करते थे, करवाते थे, वह कौन होते थे? पाहन होते थे। कौन? इसी को ये धार्मिक प्रधान थे। किस जनजाति के? करमाली जनजाति के। इसे भी याद करने की आवश्यकता है। अब देखेंगे कि जब विवादों का निपटारा हो गया, अब धीरे धीरे, लेकिन राजनीतिक संगठन तो नहीं था, लेकिन गांव में एक जातीय पंचायत होती थी। क्योंकि हम जान रहे हैं, पिछले क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हर एक जनजाति का अपना एक जातीय पंचायत होती है। तो यहां भी हम देखेंगे कि इस जनजाति में भी जातीय पंचायत होती है। मतलब इस गांव में मतलब जनजाति, करमाली जनजाति गांव में क्या होता है कि जातीय पंचायत होती है। क्या? जातीय पंचायत। तो जातीय पंचायत होती है। आप जान रहे हैं कि हर एक जाति में अपना अपना एक पंचायत होता है और उसी पंचायत के माध्यम से ही
उस गांव में उस जाति के संबंधित विवादों का निपटारा होता था। तो आप जान रहे हैं कि जातीय पंचायत का जो प्रधान होता था, जातीय पंचायत के जो प्रधान होते थे, उस प्रधान को बोला जाता था इस जनजाति में मालिक। क्या बोला था? मालिक। तो इसके प्रधान जो होता था, इसके प्रधान को बोलते थे मालिक। मालिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मालिक। इसके प्रधान को मालिक कहा जाता था। किसके प्रधान को? जातीय पंचायत के। अब जातीय पंचायत कहां? करमाली गांव में। जो करमाली जनजाति जिस गांव में रहते थे, उस गांव में एक पंचायत होती थी। उस पंचायत का नाम होता था जातीय पंचायत, और उसका जो प्रधान होते थे, वह प्रधान कौन होते थे? मालिक होते थे। लेकिन ये बात है कि यह जो मालिक का जो पद होता था साथियों, मालिक का जो पद होता था यह वंशानुगत होता था। क्योंकि हमारे यहां भी आप देखते हैं कि हमारे देश का जो मालिक है, हमारा देश का जो प्रधान है, हमारा देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है, वह राष्ट्रपति होता है। जो क्या है? क्या वंशानुगत है? बिल्कुल नहीं, ये वंशानुगत नहीं है। क्योंकि वंशानुगत नहीं, बल्कि ये निर्वाचित होकर के आते हैं, इसे चुना जाता है राष्ट्रपति का पद। लेकिन यहां जो मालिक का जो पद था, यह पद वंशानुगत था, इसे चुना नहीं जाता था। इसे चुना नहीं जाता था। चुना नहीं समझिएगा, तो दीवारों में जो पेंट किया जाता है वो चुना की अलग बात होता है, हम यहाँ चुनने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो वंशानुगत होता है, वंशानुगत मालिक एक के बाद फादर के बाद उसका बेटा, उसका बेटा के बाद उसका बेटा, मतलब क्रमबद्ध रूप से इस प्रकार से शासन चल रहा था इस जातीय पंचायत में। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। हमारे देश में जो है कैसी व्यवस्था है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था क्या होती है? कि जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, निर्वाचित होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था बोलते हैं। जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष चुन करके जाता हो, वह गणतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत आता है, जबकि यह वंशानुगत के अंतर्गत आता है। ना कि हमारा राष्ट्रपति वंशानुगत पद नहीं है, हमारे यहाँ कोई भी प्रावधान नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस मालिक का कार्य क्या था। मालिक का कार्य देखेंगे कि अब स्वाभाविक सी बात है कि मालिक का जो कार्य होता था, इस प्रधान का जो कार्य होता था, तो कार्य हम अगर देखें तो सिंपल सी बात, जो कार्य पहले होता था, तो कार्य हम देखें क्या क्या कार्य है इसका। जैसे विवाह से संबंधित कार्य होता था, क्या हम लोग करते थे इसका? विवाह। अगर विवाह से संबंधित कोई बात विवाद होता था तो उसकी निपटारा कौन करता था? मालिक। विवाह कराना, विवाह का आयोजन करना होगा तो मालिक से राय लेकर के हम लोग विवाह करते थे। दूसरा अगर हम देखें, तलाक की प्रथा भी प्रचलन थी। तलाक अभी भी हमारे यहाँ, हमारे समाज में भी यह तलाक अभी भी चल रही है। क्योंकि तलाक से कोई मामला होता था, तलाक कोई व्यक्ति देता था इसके समाज में लोगों का, तो उस पर क्या होता था? उसकी उसका जो ये किया जाता था, मतलब बात को सॉर्ट आउट किया जाता था, उस विवादों को निपटारा किया जाता था। किसके माध्यम से? मालिक के माध्यम से। तो विवाह से संबंधित जो विवाद होता था, तलाक से संबंधित जो विवाद होता था, और साथ साथ आप जान रहे हैं कि गोत्र से अगर कोई गोत्र, एक अपना ही गोत्र से कोई गोत्र क्या होता था, गोत्र में किसी दूसरे गोत्र में विवाह, इन लोग क्या होता था कि ये क्या होता था कि किसी दूसरे गोत्र में विवाह नहीं करते थे। तो इन लोगों का जो करमाली जनजाति की व्यवस्था इस प्रकार से थी। और हम इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी जो इस समाज की जो सबसे बड़ी अपराध की श्रेणी में अगर देखा जाए, इस समाज का ही नहीं बल्कि इस व्यवस्था में ही नहीं बल्कि पिछले लगभग जनजाति व्यवस्थाओं में देखे कि जो सबसे बड़ी अपराध की श्रेणी में रखा जाता था, अनैतिक यौन संबंध को। किसको रखा जाता था? अनैतिक यौन संबंध। अगर इस समाज के लोगों के द्वारा अगर अनैतिक रूप से यौन संबंध किया जाता था, तो वैसी परिस्थिति में इन लोगों के प्रति एक कार्रवाई की जाती थी, इन लोगों के प्रति एक कड़ा एक्शन लिया जाता था, और इसे अपराध की श्रेणी में रख दिया जाता था। और इसी श्रेणी में क्या होता था, इन लोगों के लिए एक दंड का प्रावधान है। खैर दंड आगे हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि इस गांव में आप देख लिए कि गांव में एक जातीय पंचायत होता है, हम यहां भी बात कर लिए। अब जातीय पंचायत से आप देखेंगे ये जात का पंचायत है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि परगना के स्तर से थोड़ा सा ऊंचा स्तर इन लोगों का, तो परगना के स्तर पर एक क्या हुआ कि एक पंचायत बनाती है परगना के स्तर पर। ठीक है, पंचायत। अगर हम देखें परगना के स्तर पर, परगना के लेवल पर अगर देखा जाए
तो परगना के लेवल पर अगर देखा जाए, तो परगना के स्तर पर अगर देखा जाए तो एक पंचायत का निर्माण करती है। उस पंचायत का नाम होता है संत गवैया पंचायत। क्या? सत गवैया पंचायत, संत नहीं सत गवैया पंचायत क्या होती साथियों? संत नहीं सत गवैया पंचायत। अब ये जो सत गवैया पंचायत है, इस पंचायत में आप देखेंगे कि इसका जो मालिक होता था, इसका जो प्रधान होता था, वह यहां देखेंगे कि इसका जो प्रमुख सत गवैया का होता था उसको कहते थे परगना मलिक। क्या बोलते थे? परगना मालिक। क्या बोलते थे? परगना मालिक। इसका जो प्रमुख अगर हम देखा जाए, इस सतगवैया पंचायत के प्रमुख क्या कहलाते थे? इसके जो प्रमुख थे वह थे परगना मालिक। क्या होते थे? परगना मालिक। क्या आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है? परगना मालिक। यहां तक आप देख पा रहे हैं कि ये जो प्रमुख जो है आपका, ये परगना मालिक। यहां तक क्लियर दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? ठीक है। यह जो परगना मालिक है, ये सतगवैया पंचायत के प्रमुख को परगना मालिक कहा जाता था। अब इस परगना मालिक के कार्य क्या क्या होते थे? तो इसको कार्य अगर देखे जाए तो अंतर ग्रामीण मामलों का निपटारा करते थे। इसका अगर हम कार्य देखें, अगर इस व्यक्ति का, इस पंचायत का अगर कार्य देखें तो इसका काम क्या होता था? इसका काम होता था अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा। अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा। विवादों का निपटारा। क्लियर है आप लोग? अंतर ग्रामीण का मतलब गांव में जो झगड़े होते थे, गांव में जो भी विवाद होते थे, उन विवादों का निपटारा करना इस पंचायत का काम होता था साथियों, सतगवैया पंचायत का। उसके प्रधान को हम लोग बोलते हैं परगना मालिक। तो इस टर्मिनोलॉजी को आप याद रखेंगे, क्योंकि यही टर्मिनोलॉजी देकर के आपको एग्जामिनेशन में फंसाया जाएगा। इसलिए इस टर्मिनोलॉजी पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए, विशेष पकड़ होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये जो परगना है, अगर हम बात करें सबसे ऊपर, इससे ऊपर की जो व्यवस्था थी इस संचालन करने का, इस शासन व्यवस्था को संचालन करने का, तो इससे जो ऊपर की जो व्यवस्था थी वह थी बायसी पंचायत। क्या थी? बायसी पंचायत। इस परगना से भी ऊपर जो होता था, इस परगना से जो भी उच्च जो पंचायत होता था वह क्या बोलते थे? बायसी पंचायत। क्या बोलते थे साथियों? बायसी पंचायत। पंचायत मतलब कितना सिस्टमेटिक वे से आप देख पा रहे हैं कि कितना सिस्टम से इन लोगों का शासन पद्धति चलाया जा रहा था। सत गवैया का मतलब देख रहे हैं, सत का मतलब आप देख रहे होंगे, ये जो 22 पंचायत है, तो 22 पंचायत, बायसी पंचायत कहने का मतलब हुआ कि यहां देखेंगे कि 17 से 22 गांवों का एक सम्मिलित रूप होगा। ये 17 से 22 गांव शामिल होते थे इसमें, 17 से 22 गांव, इसलिए बायसी पंचायत बोला गया कि इस पंचायत के अंतर्गत कितना गांव आते थे? 22 गांव। इसके प्रमुख जो होते थे, इसके जो प्रधान होते थे, उसके प्रमुख क्या होते थे? मुख्य मलिक कहते थे। इसके प्रधान को साथियों, इसके प्रधान को क्या बोलते हैं? हम यहां लिख दे रहे हैं, इसके प्रधान को मुख्य मलिक। क्या बोलते हैं? मुख्य मलिक। मुख्य मलिक, ठीक है, इसको बोलते हैं मुख्य मलिक। तो बायसी पंचायत के जो प्रधान होते थे, उस पंचायत के प्रधान को क्या बोलते थे? मुख्य मलिक। मुख्य मलिक आपको याद होना चाहिए कि बायसी पंचायत के मुखिया को, प्रधान को, जो हेड होते थे उसको बोलते थे मुख्य मलिक। अब इसका अगर हम प्रमुख हम देखें कि सबसे ऊपर जो होता था, अब हम बात करें कि अगर इन लोगों की अगर देखा जाए, अब यहां तक ये व्यवस्था थी। अब व्यवस्था इस तरह से बनाया गया था, पहले जातीय पंचायत का निर्माण किया गया, फिर सतगवैया पंचायत का निर्माण किया गया परगना के स्तर पर, और उससे ऊपर बायसी पंचायत का गठन किया गया। तो नीचे से ऊपर अगर कोई मामला होता था तो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता था और मामला का निष्पादन किया जाता था और मामला को निपटाया जाता था। अब बात करते हैं कि अगर ये मामला होता था इस समाज में, तो इस समाज के अपराधियों को, आखिर अपराध का निर्धारण कैसे करता था कि कोई व्यक्ति अपराध किया हो,
इसका निर्धारण इन लोग कैसे करते थे, क्या पैमाना था इन लोगों को? तो पैमाना इन लोग के पास एक ही था, जो आज भी हम लोग बचपन में कहते थे, बचपन में भी देखते हैं, अगर कोई भी होता है, चोरी उरी होती है, तो होता क्या है, कसम खिलाया जाता है, कसम खाओ कि तुम ये नहीं चुराया हो। तो ये जो कहीं ना कहीं ये अपराधी का जो ये अपराधी का जो एक सिस्टम जो है, ये पैमाना जो है, कहीं ना कहीं इस व्यवस्था में भी पाया जाता था। तो हम देखते हैं कि ये जो अपराधी का जो अपराधी, अगर हम बात करें कि अपराध का जो निर्धारण होता था, अपराध निर्धारण, अपराध निर्धारण, यहां देख लीजिएगा, अपराध निर्धारण अगर हम बात करें तो इस अपराध निर्धारण कैसे होता था? तो अपराध निर्धारण होता था साथियों, बचपन में किसी कलम कॉपी, आप जब बचपना में जब स्कूल लाइफ आप लोगों का चल रहा होगा, तो अगर किसी का कॉपी, नोटबुक या किसी का कलम या किसी चीज को चुराया जाता था, तो एक दूसरे के लिए क्या करते थे, कसम खिलाया जाता था। कसम क्यों? ताकि एक पता चल पाए कि तुम चोरी किए हो कि नहीं। अगर तुम कसम खा लेते हो तो इस बात को मान लिया जाता था, इस बात को स्वीकार कर लिया जाता था कि तुम उस वस्तु की चोरी नहीं किए हो। अगर तुम नहीं खाते हो, रिजिड करते हो, तो इस बात इन लोग मान लेते थे, हम लोग मान लेते थे कि वही बच्चा, वही व्यक्ति, वही वस्तु का, उस वस्तु की चोरी यही व्यक्ति किया है। इसी प्रकार से यहां भी निर्धारण कुछ इस प्रकार से इस व्यवस्था में किया जाता था। तो इस व्यवस्था में अपराध में क्या होता था? तो अपराध में देखेंगे कसम, कसम खिला करके, शपथ दिला करके, शपथ दिला करके, और क्या होता था? और एक चीज और होता था जिसको हम लोग बोलते थे, अभी भी होता है, गवाही, गवाही दी जाती है। ठीक है। अपराध निर्धारण कैसे होता है? अगर कोई दो व्यक्ति आपस में लड़ते हैं, अगर कोई तीसरा व्यक्ति, थर्ड पर्सन उसे देखा है और उन लोग कह रहा है कि हम नहीं, एक दूसरे को हम नहीं झगड़े हैं, हम नहीं किसी को पीटे, हम नहीं मारे हैं, और थर्ड पर्सन देखा है, अगर थर्ड पर्सन अगर आकर के अगर समाज में कह देता है कि नहीं, वह जो बोल रहा है, वह व्यक्ति, वह जो बोल रहा है वह गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में इस गवाही की बात को मानते हुए अपराध घोषित किया जाता था। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से अपराध का निर्धारण होता था इस समाज में, इस व्यवस्था में। अब हम बात करते हैं कि जब ये अपराध का निर्धारण होता था, तो इस अपराध का निर्धारण का निपटारा कैसे करते थे? आखिर तो निपटारा होता होगा कि जब अपराध का निर्धारण हो गया तो अब इसका क्या किया जाए, इसका कुछ प्रक्रिया होगा। तो प्रक्रिया क्या है? तो अपराधी निपटारा का देखेंगे। यहां हम अपराधी निपटारा कैसे होता था, अपराध का निपटारा, अपराधी निपटारा, ठीक है, छोटा छोटा हम लिख दे रहे हैं, यहां पढ़ भी दे रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहे हैं, अपराधी निपटारा। अब बात आ गई कि जब ये अपराध निर्धारण कर लिए, अपराधी को चुन लिए, तो इसका निपटारा कैसे करते थे, सॉर्ट आउट कैसे करते थे? तो सॉर्ट आउट आप देखेंगे, अगर ये निपटारा किस किस चीज का होता था, ये अपराधी निपटारा कैसे होता था, तो आप देखेंगे कि दंड का प्रावधान था। क्या था? दंड का प्रधान, ये प्रावधान था। तो अपराधी निपटारा कैसे होता था? तो यहां आप देखेंगे साथियों, तो यहां क्या था कि दंड का प्रावधान था। क्या था? दंड का प्रावधान, ये दंड का प्रावधान। दंड के प्रावधान में आप देखेंगे कि दंड के प्रावधान में क्या होता था कि अपराधी को क्या होता था कि खोलते हुए पानी में डालने की धमकी दी जाती थी। खोलते हुए पानी का मतलब हुआ कि खोलते हुए, जैसे होता था खोलते हुए पानी, गर्म पानी में, कि आपको गर्म पानी में आपका क्या किया जाएगा, हाथ को डाल दिया जाएगा, यह धमकी दी जाती थी इस प्रधानों के द्वारा। तब वह व्यक्ति कबूल लेता था, अगर जो होता था वैसा कबूल लिया जाता था। अगर जो व्यक्ति वह मामला, वह ये अपराध नहीं किया होगा, तो उसका चेहरा पर जो सीकन आता है, अगर सीकन नहीं आता है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये पंचायत इस बात को मानते हुए उसे छोड़ देता था कि यह जो है अपराध नहीं किया है। तो यहां देखेंगे अपराधी का निपटारा, दंड का क्या प्रावधान था कि धमकी दी जाती थी खोलते हुए पानी में हाथ डालने की, खोलते हुए पानी में हाथ डालने की धमकी दी जाती थी, डालने की धमकी दी जाती थी, धमकी दी जाती थी। क्लियर है?
तो ये जो दंड का प्रावधान था, इस प्रकार से हम देखें कि ये जो दंड का प्रावधान इस प्रकार से दिया था। दंड का प्रावधान और भी था, आर्थिक भी था। क्या था दंड का प्रावधान? आप देखेंगे दंड का प्रावधान आर्थिक रूप से दंड दिया जाता था। फिर ये शारीरिक रूप, थोड़ा सा दिक्कत होता है कभी कभी कुछ शब्द का इस्तेमाल। तो शारीरिक रूप से भी दंडित किया जाता था उन लोगों व्यक्ति को। ये उपवास देकर के, उपवास भी रखा जाता था, भोज देना पड़ता था, उपवास भी रखा जाता था इन लोगों को। यहां प्रावधान कर रहे हैं, उपवास भी देना होता था और उपवास भोज भी इन लोगों को, जो दंडित किया गया व्यक्ति था, उन लोगों को भोज देना होता था। ठीक है, उपवास भोज, इस प्रकार से इन लोगों का दंड का प्रावधान किया जाता था। ये खोलते हुए पानी में कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से ही ये दंड दिया जाता था, धमकी दी जाती थी कि आप अगर नहीं हैं, अगर आप किसी मामला से आप संबंधित हैं, अगर यह काम किए हैं या अपराध किए हैं, तो क्या किया जाएगा कि खोलते हुए पानी में आपका हाथ को डालने की धमकी दी जाती थी इन प्रधानों के द्वारा, इन पंचायतों के द्वारा, ताकि वह अपना जो क्या किया जाए, कबूल लिया जाए, जो दंड किया है, अपराध जो किया है वह कबूल ले। इस प्रकार से अगर जो व्यक्ति नहीं कबूलता था, उसका चेहरा पर कोई भी सिकन नहीं आता था, कोई भी डर, कोई भी भय, कोई भी संशय नहीं आता था, तो ऐसी परिस्थिति में वह जो प्रधान होता था, वह जो पंचायत के सदस्य होते थे, इस बात को मानते थे कि यह व्यक्ति जो है क्या है, अपराध नहीं किया है। ठीक है, वह अपराध नहीं किया है। अब बात करते हैं कि यहां देख रहे हैं कि आखिर यह इस पंचायत का अब मामला क्या क्या आता था, इस पंचायतों में मामला क्या क्या आता था। तो आप देखेंगे चोरी से संबंधित, इसी करमाली जनजाति व्यवस्था में अगर हम मामला की बात करें, तो मामला में कौन कौन सा आता है, तो इसे अब देखें तो चोरी की मामला, चोरी से संबंधित मामला आता था इन लोगों के पास, इस पंचायत के पास। ठीक है, चोरी, मारपीट अभी भी जो होता है, भूमि विवाद, चोरी से संबंधित, मारपीट से संबंधित, भूमि विवाद। ठीक है, भूमि विवाद से संबंधित जो झगड़ा होती थी, जो विवाद होता था, उन विवादों का निपटारा किया जाता था। अवैध यौन संबंध, इसका भी एक मामला बहुत बेहतरीन सबसे ऊपर देखा जाता था, और जो सबसे बड़ा खतरनाक अपराध की श्रेणी में रखा जाता था, अवैध यौन संबंध, अवैध यौन संबंध। क्या है? अवैध यौन संबंध। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस जनजाति व्यवस्था में कितनी बेहतरीन ढंग से, ये सिस्टमेटिक वे से ये क्या किया गया था, व्यवस्था किया गया था। क्या किया गया था? व्यवस्था किया गया था। लेकिन यहां जो आप एक चीज देखिएगा कि इस करमाली जनजाति व्यवस्था का जो देवता था, उस देवता का नाम था सिंह बोंगा। क्या था? सिंह बोंगा। यहां हम एक चीज, हम यहां और एक है, यहां लिख दे रहे हैं, यहां हम लिख दे रहे हैं, यहां जो एक चीज है, यहां का जो देवता था, इन लोगों का जो देवता है, इन लोगों का जो देवता था, उस देवता का नाम था सिंह बोंगा। क्या नाम था? सिंह बोंगा। ठीक है, देवता का नाम क्या था? सिंह बोंगा। तो करमाली जनजाति का जो देवता थे, देवता प्रमुख थे, उस देवता का नाम था, वह क्या था? सिंह बोंगा था। लेकिन एक बात यहां आप देखिएगा कि करमाली की अपनी एक भाषा थी, करमाली की अपनी एक भाषा, जिस प्रकार से हर एक जनजाति की अपनी एक भाषा होती है, उसी प्रकार से इस जनजाति की भी अपनी भाषा थी, और उस भाषा का नाम था कुड़माली। भाषा का नाम था कुड़माली। क्या था? कुड़माली। ठीक है, क्या नाम था? कुड़माली। तो इसको आप याद रखेंगे, कुड़माली। तो भाषा क्या था? कुड़माली था। लेकिन एक यहां भी एक बहुत बड़ी बात यहां देखेंगे कि करमाली जनजाति जो है, करमाली जनजाति अभी देखेंगे, यह जो इनका जो व्यवसायिक है, इनका जो व्यवसाय किस व्यवसाय से संबंधित रखते हैं, तो कृषि संबंधित औजार का निर्माण करने वाले, लोहा, कृषि संबंधित लोहा का औजार बनाते थे। ये कृषि संबंधित लोहा का औजार बनाने में निपुण होते थे। और अभी आप देखेंगे वर्तमान समय में, तो गिरिडीह जिला जो आपका है, तो गिरिडीह जिला में आप देखेंगे तो वहां आपको ये मिलेगा,
ठीक है, वहां आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहां आप एक देखें, सिंगबोंगा हो गया, कुड़माली हो गया। कौन? कुड़माली। तो इसकी भाषा कुड़माली हो गई। अब हम बात करते हैं कि जब ये कुड़माली थी तो इसके क्या होता था कि इस जनजाति व्यवस्था में क्या होता था कि एक गुड़ायत होता था। गुड़ायत का काम क्या होता था कि बैठकों को बुलाना। एक यहां गुड़ायत होते थे। गुड़ायत, एक व्यक्ति को रखा जाता था इस समाज में जिस व्यक्ति को रखा जाता था वो कहलाता था क्या? गुड़ायत। और इसका कार्य क्या होता था? तो कार्य यहां देखेंगे, पंचायत की बैठक बुलाना, पंचायत की बैठक को बुलाना, इसका कार्य होता था पंचायत की बैठक को बुलाना। क्लियर है? जो पंचायत होता था, उन पंचायत का जो अगर बैठक होता था तो पंचायत में बैठकी जो होता था तो उसे भी बैठक की सूचना देना, पंचायत की बैठक की सूचना देना, बुलाना। ठीक है, समझ रहे? पंचायत की बैठक की सूचना देना लोगों को कि आज पंचायत है इसलिए आप लोगों को आना अनिवार्य है। अब दूसरा ये क्या करते थे कि पंचायत में संदेश लेकर के जाते थे लोगों के पास। पंचायत के लोगों में, पंचायत में संदेश लोगों तक पहुंचाते थे, लोगों तक पहुंचाते थे। क्लियर है आप लोग? तो पंचायत यहां देखिएगा छोटा छोटा है, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो गुड़ायत जो है दो काम करता था, गुड़ायत दो कार्य की भूमिका देते थे। तो हम देख रहे हैं कि ये जो छोटा आप लोगों को पता नहीं चल पा रहा होगा, लेकिन यहां लिख दे रहे हैं ताकि आपको एक समझ में आ जाए। इसका दो कार्य, गुड़ायत का दो कार्य होता था, पंचायत की बैठक की सूचना देना या बुलाना। एक दूसरा काम था कि पंचायत में संदेश जो होता था, पंचायत में संदेश लोगों तक पहुंचाना, जो उसका पंचायत में जितने जनसंख्या में निवास करते थे लोगों तक, ये प्रधान के लोगों का, जो प्रधान होते थे पंचायत के, उसकी बातों को, संदेश को, उसको लेकर के आम जनता तक पहुंचाने का कार्य गुड़ायत के जिम्मेवारी होती थी। गुड़ायत का ये काम करता था। तो इस प्रकार से देखिए कि करमाली जनजाति शासन व्यवस्था में बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि सवाल कौन कौन सा टॉपिक से कहां क्या क्या पूछा जा सकता है। ये सारा जो सवाल कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिया जाएगा, ये बहुत ही हिट सवाल है, तो ये सब सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां तक समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से देखने का प्रयास किए कि यहां से सवाल आपका बन सकता है। आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट अगला टॉपिक। बहुत ही आपको देखेंगे कि ये जो जितने भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है, एक बहुत ही बेहतरीन और नोट्स आप बना सकते हैं। और हम तो मेरा एक दबाव आप लोग पर है कि आप लोग जरूर नोट्स बनाएं, क्योंकि जब तक आप खुद कलम नहीं चलाएंगे तब तक आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में इन सारी बात नहीं बैठ पाएगी। इसलिए साथियों आप लोग जरूर नोट्स बनाते चले हमारे साथ। अब हम अगला जो जनजाति पढ़ेंगे, कोरवा जनजाति शासन व्यवस्था। और ये कोरवा जनजाति शासन व्यवस्था क्या है? कोरवा जनजाति शासन व्यवस्था। और ये आखिरी है, कोरवा जनजाति शासन व्यवस्था। तो कोरवा जनजाति शासन व्यवस्था में देखेंगे कि यह जो कोरवा जो जनजाति है, जो झारखंड की जनजाति जो है, यह किस समूह से संबंधित रखते हैं? तो कहीं ना कहीं यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित रखते हैं। किससे? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित रखते हैं यह कोरवा जनजाति। अगर हम देखें कि कोरवा जनजाति का विस्तार किन किन क्षेत्रों में है झारखंड के, तो अगर इसका क्षेत्र की विस्तार करें, अगर हम क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र अगर हम देखें तो विशेष करके आप देखेंगे पलामू और गढ़वा के इलाका में आपको मिल जाएगा यह कोरवा जनजाति। पलामू में मिलेगा, पलामू जिला में, और गढ़वा जिला में इस जनजाति का आपको इस जनजाति का प्रमाण मिल जाएगा। ये सारे जनजाति इन दो जिलों में निवास करते हैं। लेकिन पूरे हिंदुस्तान के स्तर पर देखा जाए तो आपको यूपी इलाका में,
यूपी में, उत्तर प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में भी यह जनजाति दिखाई पड़ जाएगी, यह जनजाति आपको मिल जाएगी। तो कोरवा जनजाति याद रखिएगा कि झारखंड के किन दो जिलों में पाया जाता है, तो पलामू में और गढ़वा में। अब यहां बात करते हैं कि इस कोरवा जनजाति की भाषा क्या है। अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा इसका कोरवा है। क्या है? कोरवा। कोरवा क्या है इसका भाषा? कोरबा। ठीक है, कोरबा। ये कोरबा भाषा बोलते हैं। क्यों कोरबा जनजाति? आप देख रहे हैं किस प्रकार से कोरबा जनजाति शासन व्यवस्था में आपको इस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे। तो यहां आप देखिए, क्या अब हम यहां जानेंगे कि क्या इन लोगों का कोई पंचायत होता था? जिस प्रकार से अन्य जनजातियों में शासन करने के लिए, शासन व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए, शासन व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था होता था, क्या उसी प्रकार इस समाज में, इस जनजाति शासन व्यवस्था में क्या वैसी कोई व्यवस्था थी? तो बिल्कुल थी क्या? यहां देखेंगे कि इस व्यवस्था में जातीय पंचायत थी। प्रत्येक गांव में एक परंपरागत, क्योंकि देखेंगे कि प्रत्येक गांव में एक परंपरागत जातीय पंचायत होती है। परंपरागत जातीय पंचायत, जातीय पंचायत। ठीक है, परंपरागत जातीय पंचायत आप देखेंगे कि होता था। ये परंपरागत क्या होता? परंपरागत का मतलब ये होता है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है कि बहुत पहले से जो प्रथा चली आ रही हो, जो पहले से चली आ रही हो, वही बोला जाता है परंपरागत, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल्स। क्लियर है आप लोग? तो आप देख पा रहे हैं कि प्रत्येक गांव में एक पंचायत का व्यवस्था होता था। अब इस पंचायत का जो प्रमुख थे या इस पंचायत का जो निपटारा करते थे, यहां आप देखेंगे कि इस पंचायत, जातीय पंचायत का कौन कौन सा कार्य था जो निपटारा करते थे। तो इसका पहले हम लोग कार्य देखें। तो इसका अगर हम कार्य की बात करें, पंचायत, जातीय पंचायत की कार्य की बात करें, तो यहां कार्य इनका सामाजिक आचरण पर विशेष बल देना था। सामाजिक आचरण पर बल देता था, सामाजिक आचरण की निगरानी करता था, सामाजिक आचरण से संबंधित कार्य करता था, क्रियाकलाप करता था। दूसरा क्या होता था? वैवाहिक स्थिति, मतलब विवाह करने का जो स्थिति है, वैवाहिक स्थिति और नियमों का पालन करना, वैवाहिक स्थिति और नियमों का पालन करवाना, नियमों का पालन करवाना। क्लियर है? करवाना। तो इसके कार्य हम देख रहे हैं। अब इसके पास जब यह कार्य था कि वैवाहिक संबंधित स्थिति, हम देखें कि विवाह करने की क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, और इसका काम क्या होता था कि जो ये नियम बनाया गया था जातीय पंचायत में, जातीय पंचायत के सदस्यों के द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते थे, उस कानून को क्या करता था? पालन करवाना लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा। और सामाजिक आचरण पर विशेष बल देता था कि किसी का आचरण जो है बिगड़े नहीं, एक क्या हो, एक लेवल समरूपता स्थापित हो। इसीलिए इनका दो कार्य देखे थे। अब यहां निपटारा की बात करें तो इसके पास कौन कौन सी मामला आता थे? इस पंचायत के पास अगर देखें तो मामलों का भरमार था। मामलों का भरमार, जिस प्रकार से अभी भी हमारे पास मामला आता है, तो देखेंगे तलाक, हमारे समाज में भी एक कुप्रथा तलाक है। तो तलाक से संबंधित जो विवाद होता था, उस मामला का निपटारा कौन करता था? जातीय पंचायत करता था। कौन? जातीय पंचायत। दूसरा, डायन प्रथा। ये डायन, अगर किसी महिला के अंतर्गत ये डायन अगर देखा जाता था कि किसी महिला से संबंधित है या डायन, तो उस महिला पर विशेष कार्रवाई की जाती थी, उस महिला को विशेष प्रकार से दंडित किया जाता था। तो डायन प्रथा पर भी इन लोगों का एक बहुत बड़ा मामला आता था। उस समय बहुत ज्यादा डायन का प्रथा आता था। अभी भी हमारे यहाँ कभी भी देखिएगा, कहीं भी अभी भी समाज में डायन से संबंधित मामला आते हैं। अभी भी खत्म पूरी तरह से नहीं हुई है। परंपरागत जो व्यवस्थाएं थी आज से हजारों वर्ष पहले, उन व्यवस्थाओं को आज से भी, मतलब आज भी बरकरार है, आज भी ये किया जा रहा है। डायन का मामला आता है। और इसके साथ कौन सा मामला? तो डायन था। और संपत्ति के बंटवारे का बात आता है। संपत्ति का बंटवारा, संपत्ति के बंटवारे का मामला, संपत्ति का बंटवारा। ठीक है, आप देखते हैं लड़ाई झगड़ा जो होता है संपत्ति को लेकर के भी होता है। सगोत्रीय, अंतरजात,
अंतरजातीय विवाह, ये तो अंतरजातीय विवाह, अंतर जातीय विवाह से मामला आता था, तो इन मामलों का जो निपटारा करता था। आप देखेंगे कि अधिकांशता जो होता है कि हर एक फैमिली में, हर एक घर घर में पति पत्नी में झगड़ा होता है, और उस पति पति का झगड़ा का जो निपटारा होता था उस वक्त कौन करता था? परंपरागत जातीय पंचायत में। अभी भी पति पत्नी में झगड़ा होता है, ठीक है, अभी भी होता है, भले झगड़ा करके फिर से आराम से दोनों आदमी, दोनों सहूलियत हो जाते हैं, दोनों क्या होते हैं, खुशी पूर्वक एक साथ जीने को राजी हो जाते हैं। लेकिन यह भी व्यवस्था जो थी एक बहुत बड़ी उस समय का एक विवाद माना जाता था, पति पत्नी का मामला, पति पत्नी का झगड़ा, पति पत्नी का झगड़ा का निपटारा, ठीक है। इस झगड़ा का मामला इस पंचायत में आता था। अब ये जो विवादों का निपटारा कैसे करते थे? जब ये मामला आता था तो इस मामला का निपटारा कैसे करते थे? तो साक्ष्यों के आधार पर। यहां देखेंगे ये मामला इसके पास आता था, इस पंचायत के पास आता था, तो मामला का निपटारा कैसे करते थे? तो निपटारा अगर देखें, विवादों का निपटारा, विवादों का अगर हम निपटारा की बात करें तो विवादों का जो निपटारा करते थे साथियों, यह करते थे साक्ष्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर। ये साक्ष्य कहां से मिलता था? यहां आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, तो साक्ष्यों के आधार पर, क्लियर है, साक्ष्यों के आधार पर। तो साक्ष्यों के आधार पर इस विवादों का निपटारा होता था। तो साक्ष्य कैसे? जो गवाही जो देता था, जो गवाह बनकर के जो पंचायत में गवाही देता था किसी के खिलाफ, तो उसकी बयानों की जांच की जाती थी, उसकी बयानों की क्या की जाती थी? जांच की जाती थी। तो उसकी बयान की क्या होता था? जांच में क्या होता था? उसको शपथ दिला करके उसको क्या किया जाता था? ये फिक्स किया जाता था, सच किया जाता था कि क्या ये वास्तव में ये मामला किसी पार्टिकुलर व्यक्ति ने किया है। तो इस प्रकार से देखेंगे। तो यहां देखते हैं कि ये जो है गवाहों के बयान की जांच की जाती थी, विवादों का निपटारा साक्ष्यों के आधार पर होता था, और या गवाहों के बयान के आधार पर, ठीक है, बयान की जांच शपथ दिलाकर की जाती थी। गवाहों के बयान की जांच शपथ दिलाकर की जाती थी। अगर कोई गवाही दे रहा है कोई व्यक्ति, तो समाज के द्वारा उसको शपथ दिलाया जाता था। उसको शपथ मत, अभी जो हम लोग कहते हैं कसम खाने की बात जो होता है, अभी हमने देखा पिछले पंचायत में कसम की बात भी थी, तो यहां शपथ दिलाया जाता था। तो शपथ दिला करके गवाह से बयान लिया जाता था। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति, इसमें क्या होता था, अगर कोई व्यक्ति इस गवाह के मामले में सत्यता पाई जाती थी, तो उस सत्यता में क्या होता था कि उसको फिर क्या होता था? अपराध की श्रेणी में घोषित कर दिया जाता था, अपराध की श्रेणी में घोषित कर दिया जाता था, और उसे दंडित भी किया जाता था। जैसे दंडित किया जाता था, जैसे अंतरजातीय विवाह करना, यह भी एक खतरनाक विवाह था उस समय। अगर किसी दूसरे जात से आप विवाह कर रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में क्या होता था कि आपको समाज जो आपके समाज, उस समाज से आपको बहिष्कृत कर देते थे, समाज से बाहर निकाल देते थे, जिसके कारण आप पूरे जिंदगी भर दर दर की ठोकरें खाते फिरते थे। अब सोचिए, कल्पना कीजिए कि क्या सीन रहा होगा, क्या परिस्थिति रहा होगा जब ऐसी घटना, ऐसी किसी व्यक्ति को सजा मिलती होगी। तो अब यहां आप देख पा रहे हैं कि ये जो इस समाज में अंतरजातीय विवाह करना मना था, अंतरजातीय विवाह करना मना था, अंतरजातीय विवाह करना मना था। मतलब इस समाज में अंतरजातीय विवाह नहीं होता था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता था, ऐसा कोई व्यक्ति इस काम को कर लेता था, तो वैसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। क्या? सामाजिक बहिष्कार किया जाता था, दंडित करके, सामाजिक बहिष्कार। समझ पा रहे हैं? तो सामाजिक बहिष्कार हो जाता था, जो एक सबसे बड़ा मतलब अपराध माना जाता था, सामाजिक बहिष्कार। हालांकि क्या होता था कि जिस व्यक्ति को सामाजिक बहिष्कार किया जाता था, उस व्यक्ति को अगर पुनः समाज में लाया जाता था,
तो वैसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को पूरे समाज में भोज भात देना पड़ता था, पूरे समाज में भोज भात खिलाना होता था। क्यों? क्योंकि उस समय एक ऐसा समय था जिस समय इस भोज भात पूरे समाज को खिलाने के लिए उसको एक बहुत बड़े मात्रा में बहुत बड़ा कॉस्ट लगता था, आर्थिक दंड होता था। तो वैसी परिस्थिति में क्या होता था कि भोज भात खिला करके पुनः समाज में शामिल कर लिया जाता था। क्लियर है आप लोग? बट भोज भात खिला करके, ठीक है, समाज में क्या होता था, पुनः वापस शामिल कर लिया जाता था। अगर कोई व्यक्ति जो निकाला जाता था उसको क्या होता था, भोज भात खिलाना होता था। लेकिन भोज भात से शामिल, भोज भात दे करके शामिल होता था। और यही प्रथा को हम लोग कहते हैं, इसी प्रथा को इस समाज में कहा गया भात भीतर। क्या कहा गया? भात भीतर। इस समाज को ये जो प्रक्रिया थी, ये जो क्या प्रक्रिया थी, क्योंकि जो व्यक्ति समाज से निकाला गया उस समाज को पुनः समाज में आने के लिए, वापस शामिल करने के लिए इस प्रक्रिया को उस समाज में नाम दिया भात भीतर। ये टर्मिनोलॉजी है, ये इससे सवाल पूछा जा सकता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा गया? भोज भात देकर के शामिल होने की प्रक्रिया भात भीतर कहलाई। भात भीतर कहलाई। क्या? भात भीतर। क्या कहलाई? भात भीतर। तो यहां हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, यहां तक क्लियर हो। अब इस जनजाति में देखेंगे कि कोरवा जनजाति का भी दो प्रकार का, दो वर्ग पाया जाता है। दो वर्ग पाया जाता है। तो कोरवा का दो वर्ग कौन कौन है? देखिए इसे, कोरवा का दो वर्ग, कोरवा का दो वर्ग पाया जाता है। दो वर्ग कौन कौन सा है? पहला वर्ग अगर देखें तो पहाड़िया कोरवा। क्या? पहाड़िया कोरवा। एक वर्ग को इस जनजाति में नाम दिया गया पहाड़िया कोरवा। क्या? पहाड़िया कोरवा। और एक जो दिया गया डी कोरवा। दूसरा जो वर्ग एक था डी कोरवा। क्या था? डी कोरवा। यहां एक बात यहां याद रखिएगा कि यह जो गांव था, यह जो था गांव पहाड़ों की चोटियों पर होती थी। कहां होती थी? जो गांव इन लोगों का होता था वो पहाड़ों की चोटियों पर होती थी। तो इस प्रकार से आप देखें तो यहां हम लिख दे रहे हैं, इसी गांव में गांव जो होता था पहाड़ियों की चोटियों पर, पहाड़ियों की चोटियों पर स्थित होती थी, चोटियों पर अवस्थित होती थी, चोटियों पर स्थित होती थी इन लोगों का जो गांव था। अब हम बात करते हैं कि इन लोगों का जो एक ग्राम पंचायत था। अब इससे ऊपर परंपरागत जातीय पंचायत से ऊपर एक ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत। अब इस ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, इस ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है, इस ग्राम पंचायत के प्रधान को ही इस जाति व्यवस्था में मुखिया कहकर बुलाते थे। क्या कहकर के? मुखिया। तो ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया कहा गया साथियों। क्या कहा गया? मुखिया। मुखिया, ठीक है, मुखिया कहा गया। तो ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया कहा गया। अब क्या होता है कि अब एक मामला आता था अंतर ग्रामीण विवाद। अगर दो गांव आपस में लड़ते हैं, गांव के अंदर एक गांव से दो गांव अगर लड़ते हैं, तो वैसी परिस्थिति उस गांव का जो मामला जो सुलझाया जाता था, उस मामला उसको बोलते हैं अंतर ग्रामीण विवाद। हम लोग देखें अंतर ग्रामीण विवाद। अंतर ग्रामीण विवाद का निपटारा कैसे होता था? तो अंतर ग्रामीण निपटारा होता था गांव के पंचायत के सदस्यों के द्वारा। अंतर ग्रामीण का जो निपटारा होता था गांव के पंचायत के सदस्यों के द्वारा होता था, सदस्यों के द्वारा होता था, ठीक है। ये अंतर ग्रामीण विवाद कौन करते थे? अंतर ग्रामीण विवाद वही लोग करते थे जो ये गांव के पंचायत जो होते थे, जो ये ग्रामीण पंचायत जो होता था, उन्हीं लोगों का जो सदस्य होते थे, वही सदस्य क्या करते थे कि इस काम को सुलझाते थे, इस काम को देख रेख करते थे। और इसका जो प्रधान होता था
अंतर ग्रामीण विवाद को जो सुलझाने वाला जो होता था, इस गांव के पंचायत के सदस्यों के द्वारा जो सुलझाया जाता था, उसका प्रधान जो होता था, उस प्रधान को कहा गया बड़ा मुखिया। क्या कहा गया साथियों? बड़ा मुखिया। इसके प्रधान को कहा गया बड़ा मुखिया। बड़ा मुखिया, इस टर्मिनोलॉजी को याद रखेंगे, बड़ा मुखिया को। ठीक है, बड़ा मुखिया किसका प्रमुख प्रधान था? तो गांव के पंचायत के सदस्यों के द्वारा, मतलब अंतर ग्रामीण विवादों का जो निपटारा करने वाले, अंतर ग्रामीण विवादों का जो प्रधान होता था इस पंचायत में, गांव के पंचायतियों सदस्यों के द्वारा होता था। और ये गांव के जो पंचायत होता था, जो उन सारे लोग सदस्य जो होते थे, उन सदस्यों का जो प्रधान होता था, उसको बोला गया बड़ा मुखिया। अब सोचिए, इससे भी इस पंचायत के सदस्य भी यहां आते थे, इस पंचायत के भी सदस्य कुछ जाते थे, और इन दोनों का सबों का जो मुखिया होता था, इसीलिए तो नाम दे दिया गया बड़ा मुखिया। क्यों? क्योंकि यहां भी गांव जातीय पंचायत, यहां से भी लोग जाते थे, यहां से भी लोग जाते थे। अब क्या होता था, तो इन लोगों का जो प्रमुख था, उसका नाम दिया गया बड़ा मुखिया। यहां तक उम्मीद कर रहे हैं कि आप यहां समझ पा रहे होंगे। तो ये हो गया बड़ा मुखिया। अब जो ये बड़ा मुखिया का कार्य क्या था, तो बड़ा मुखिया का कार्य देखेंगे, सभी इनका जो सबसे बड़ा चीज था कि सभी पर्व त्योहारों में इनकी उपस्थिति होना अनिवार्य था। अगर ये उपस्थिति दर्ज नहीं करते थे किसी पर्व त्योहारों में, तो उस पर्व त्योहार जो होता था उतनी पूर्व उस संचालन नहीं की जाती थी जब तक कि ये नहीं पहुंचते थे। ठीक है, सभी पर्व त्योहारों में इसका एक खास क्या है कि इनका सभी पर्व त्योहारों में पहुंचना अनिवार्य होता था। अनिवार्य, कोई जाए या ना जाए, कोई जाए या ना जाए उस पर्व त्योहार में, लेकिन बड़ा मुखिया को जाना एकदम अनिवार्य था। क्या था? बड़ा मुखिया को जाना बहुत ही जरूरी था। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि बड़ा मुखिया, अंतर ग्रामीण विवाद को निपटाने वाला व्यक्ति बड़ा मुखिया कहलाता था। क्या? बड़ा मुखिया। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि कोरवा जनजाति के बारे में हम लोग पढ़े। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम लोग शासन व्यवस्था, जातीय शासन व्यवस्था, हम लोग अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। अभी कुछ और भी हमारे जनजाति शासन व्यवस्था हैं, उन शासन व्यवस्था को क्रमबद्ध रूप से बताया जा रहा है। साथियों, यूट्यूब के इतिहास में पहली बार, मैं फिर से बोल रहा हूं कि यूट्यूब के इतिहास में पहली बार इस प्रकार से जेपीएससी पीटी का जो कंटेंट अवेलेबल कराया जा रहा है, वो अपने आप में यूनिक है। साथियों, इसे आप जरूर, आप इसको जरूर, आप अपना नोट्स जरूर बनाएं, कलरफुल नोट्स बनाएं, ताकि आपको आकर्षक लगे। रिवीजन करने के दौरान पढ़ने में भी आपको मन लगेगा। ये मेरा आप पे बहुत ज्यादा दबाव है, इसलिए क्योंकि समय बहुत कम है, क्योंकि बार बार आप वीडियो को रिवीजन करने वक्त नहीं देख सकते हैं, आपका टाइम बहुत ज्यादा किल हो जाएगा। अभी हमारे साथ आप नोट्स बनाते चलें और उसको साथ साथ रिवीजन भी करते चलें। आपका बहुत जबरदस्त तरह से जीएस पेपर 2 में स्कोर होने वाला है। साथियों, बहुत जबरदस्त रिजल्ट होने वाला है। अब जो हम बात करेंगे आगे की क्लास में, इसके बारे में आगे बातचीत करेंगे। धन्यवाद।